हेलो बच्चों, न्यू आरडी कंपटीशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 18 सॉल्व करेंगे। प्रैक्टिस सेट नंबर 18 सॉल्व करेंगे। जिस किसी ने बाकी के वीडियोस नहीं देखे हैं उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से जाकर देख लें। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है परास्त होना मुहावरे का अर्थ क्या है। परास्त होना मुहावरे का अर्थ क्या है। ए ऑप्शन है मुंह ताकना, बी ऑप्शन है मुंह की खाना और सी ऑप्शन है मुंह मोड़ना, डी ऑप्शन है मुंह धो रखना। तो परास्त होना का अर्थ क्या हो जाएगा, मुंह की खाना। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। परास्त होना का अर्थ क्या होगा, मुंह की खाना। अन्य ऑप्शन हम देख लेते हैं। मुंह ताकना। मुंह ताकना का अर्थ क्या होता है, किसी की आशा करना। मुंह ताकना किसी की आशा या आसरा करना। आसरा करना, किसी की आसरा करना। और सी अपन मुंह मोड़ना, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, ध्यान न देना। ध्यान ना देना, ध्यान ना देना, ध्यान ना देना। और मुंह धो रखना, मुंह धो रखना का अर्थ क्या हो जाएगा, आशा न करना। आशा आशा न करना, आशा न करना, आशा न करना। एक बार फिर से देख लेते हैं। परास्त होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो मुंह की खाना हो जाएगा। और मुंह ताकना का अर्थ क्या हो जाएगा, किसी की आसरा करना। और मुंह मोड़ना का अर्थ क्या हो जाएगा, ध्यान न देना। और मुंह धो रखना का अर्थ क्या हो जाएगा, आशा न करना। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है नीला चांद उपन्यास के लेखक कौन है। नीला चांद उपन्यास के लेखक कौन है। ए ऑप्शन है लीलाधर जगूड़ी और बी ऑप्शन है रामदरस मिश्र, सी ऑप्शन है शिव प्रसाद सिंह, डी ऑप्शन है कृष्ण सोबती। तो नीला चांद उपन्यास के लेखक कौन है, तो ऑप्शन सी शिव प्रसाद सिंह। नीला चांद के लेखक कौन है, शिव प्रसाद सिंह। इनको व्यास सम्मान भी मिला था। कौन सा सम्मान मिला था, व्यास सम्मान। नीला चांद पर इनको व्यास सम्मान मिला था। व्यास सम्मान, व्यास सम्मान। व्यास सम्मान की जब बात आई है तो हम बता देते हैं कि व्यास सम्मान की शुरुआत कब हुई थी। शुरुआत कब हुई थी, तो व्यास सम्मान की शुरुआत कब हुई थी, 1991 में। कब हुई थी, 1991 में। सबसे पहले किसको मिला था, प्रथम व्यक्ति कौन थे, प्रथम व्यक्ति कौन थे जिनको मिला था, तो रामविलास शर्मा को मिला था। रामविलास शर्मा। अगर आपसे पूछा जाए कि व्यास सम्मान सबसे पहले किसको मिला था, तो रामविलास शर्मा को मिला था। ये कब मिला था, तो 1991 में मिला था। 1991 में मिला था। 1991 में। और शिव प्रसाद सिंह को कब मिला था, तो 1992 में मिला था। कब मिला था, 1992 में। कब मिला था, 1992 में मिला था। अन्य ऑप्शन देख लेते हैं। लीलाधर जगूड़ी, इनकी रचना है जितने लोग उतने प्रेम। जितने लोग उतने प्रेम। जितने लोग उतने प्रेम। इनको भी इस रचना पर व्यास सम्मान मिला था। जितने लोग उतने प्रेम के लिए व्यास सम्मान कब इनको मिला था, तो 2018 में मिला था। कब मिला था, 2018 को। रामदरस मिश्र की रचना, इनकी रचना है आम के पत्ते। इनकी रचना क्या है, आम के पत्ते। आम के पत्ते ये रचना किसकी है, तो रामदरस मिश्र की है। तो आम के पत्ते पर भी व्यास सम्मान मिला था। कब मिला था, तो 2011 में मिला था। आम के पत्ते पर व्यास सम्मान कब मिला था, 2011 में मिला था। कृष्ण सोबती, इनकी रचना है समय और सरगम। इनकी रचना क्या है, समय और सरगम।
समय सरगम रचना किसकी है? तो कृष्ण सोबती की है। इस पर समय सरगम पर भी व्यास सम्मान मिला था। कब मिला था? 2007 में मिला था। व्यास सम्मान समय सरगम पर कब मिला था? 2007 में मिला था। एक बार रिविजन कर लेते हैं। नीला चांद उपन्यास के लेखक कौन है? तो शिव प्रसाद सिंह है। शिव प्रसाद सिंह को व्यास सम्मान कब मिला था? तो 1992 में मिला था। और व्यास सम्मान की शुरुआत कब हुई थी? तो 1991 में मिली थी। 1991 में व्यास सम्मान शुरू हुआ था। और प्रथम किसको व्यास सम्मान मिला था? तो रामविलास शर्मा को मिला था। कब? 1991 में मिला था। लीलाधर जगूड़ी। लीलाधर जगूड़ी की रचना क्या है? जितने लोग उतने प्रेम। जितने लोग उतने प्रेम के लिए व्यास सम्मान मिला। कब मिला था? 2018 में मिला था। रामधरस मिश्र, इनकी रचना है आम के पत्ते। अगर आपसे पूछा जाए आम के पत्ते रचना किसकी है? तो रामधरस मिश्र की है। आम के पत्ते पर भी व्यास सम्मान मिला था। कब मिला था? 2011 में मिला था। और कृष्ण सोबती की रचना है समय और सरगम। इस पर भी व्यास सम्मान मिला था। कब मिला था? तो 2007 में मिला था। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है वाम अंग शिव शोभित शिवा उदार। वाम शिव शोभित शिवा उदार, इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? क्या पूछ रहा है? छंद पूछ रहा है। ऑप्शन ए है बरवाए, बी ऑप्शन है उल्लाला, सी ऑप्शन है दोहा और डी ऑप्शन है रूला। तो वाम अंग शिव शोभित शिवा उदार में कौन सा छंद है? तो बरवे छंद है। कौन सा छंद है? बरवे छंद है। इसके समचरणों में 12 और विषम में 7 मात्राएं होती हैं। 12 और 7 मात्राएं होती हैं। 12 और 7 मात्राएं होती हैं और यह अर्धसम मात्रिक छंद है। अगर आपसे पूछा जाए कैसा छंद है तो अर्धसम मात्रिक छंद है। अर्धसम मात्रिक छंद, अर्धसम मात्रिक छंद है। उल्लाला भी अर्धसम मात्रिक छंद है। कैसा छंद है? तो अर्धसम मात्रिक छंद है। अर्धसम मात्रिक छंद है। दोहा, ये भी अर्धसम मात्रिक छंद है। रूला, ये सममात्रिक छंद है। रूला कैसा है? तो सम मात्रिक छंद है। सममात्रिक छंद है। रूला कैसा छंद है? तो सममात्रिक छंद है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 है बरसात बिल्कुल ना होना। बरसात बिल्कुल ना होना एक शब्द होगा। एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए है अनावृष्टि, बी ऑप्शन है अल्पवृष्टि और सी ऑप्शन है अष्टाध्यायी, डी ऑप्शन है अंत्यज। तो बरसात जब बिल्कुल नहीं होती तो उसको क्या बोलते हैं? अनावृष्टि। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्या बोलते हैं? अनावृष्टि। अन्य ऑप्शन देख लेते हैं अल्पवृष्टि। अल्पवृष्टि का मतलब क्या होता है? बहुत कम बारिश होना। बहुत कम बारिश होना उसको क्या बोलते हैं? अल्पवृष्टि। और अष्टाध्यायी का अर्थ क्या होता है? जिस पुस्तक में 8 अध्याय हो। जिस पुस्तक में 8 अध्याय हो। 8 अध्याय हो। जिस पुस्तक में 8 अध्याय हो उसको क्या बोलते हैं? अष्टाध्यायी। अंत्यज क्या मतलब क्या होता है? अंत्यज निम्न कुल में जन्मा। निम्न कुल या फिर वर्ण। निम्न कुल या वर्ण में जन्मा। निम्न कुल या वर्ण में जन्मा उसको क्या बोलते हैं? अंत्यज बोलते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं। बरसात बिल्कुल ना होना एक शब्द क्या होगा? तो अनावृष्टि हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अल्पवृष्टि का मतलब क्या होता है? बहुत कम बारिश होना। और अष्टाध्यायी का मतलब क्या होता है? जिस पुस्तक में 8 अध्याय हो
और अंत्यज का मतलब क्या होता है? निम्न कुलिया वर्ण में जन्मा। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी की बोली का क्या नाम है? बिहारी हिंदी की बोली का क्या नाम है? तो ऑप्शन ए है बघेली, बी ऑप्शन है मगही, सी ऑप्शन है हरियाणवी और डी ऑप्शन है मंडियाली। तो बिहारी हिंदी की बोली का क्या नाम है? मगही। क्या नाम है? मगही। मगही किस भाषा के अंतर्गत आती है? तो बिहारी उपभाषा के अंतर्गत आती है। और देख लेते हैं अन्य ऑप्शन। बघेली, बघेली या किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? तो यह आती है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। पूर्वी हिंदी। कौन सी हिंदी है? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। हरियाणवी, हरियाणवी या पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। पश्चिमी। कौन सी हिंदी है? पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत हरियाणवी आती है। मंडियाली, मंडियाली यह मंडियाली जो है ये पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत आती है। पहाड़ी, पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत कौन सी अगर पूछा जाए बोली आती है? तो मंडियाली। अच्छा, ये मंडियाली किस अपभ्रंश से निकली है? तो अपभ्रंश कौन सा है? खास अपभ्रंश है। कौन सा अपभ्रंश है? खास अपभ्रंश है। और पश्चिमी हिंदी, ये पश्चिमी हिंदी जो है ये कौन से अपभ्रंश से है? तो यह है सौरसेनी अपभ्रंश। कौन सा अपभ्रंश है? सौरसेनी अपभ्रंश। कौन सा अपभ्रंश है? सौरसेनी अपभ्रंश। और पूर्वी हिंदी इसका कौन सा अपभ्रंश है? तो अर्धमागधी। कौन सा अपभ्रंश है? अर्धमागधी अपभ्रंश। अर्धमागधी अपभ्रंश। एक बार फिर से देख लेते हैं। बिहारी हिंदी किस बिहारी हिंदी की बोली का नाम क्या है? तो मगही नाम है। अन्य ऑप्शन बघेली, बघेली किस भाषा से निकली है? तो पूर्वी हिंदी से निकली है। पूर्वी हिंदी किस अपभ्रंश से आती है? तो अर्धमागधी अपभ्रंश से आती है। हरियाणवी या किस उपभाषा से निकली है? तो पश्चिमी हिंदी से निकली है। ये कौन से अपभ्रंश के तहत आती है? तो सौरसेनी अपभ्रंश के तहत आती है। मंडियाली, मंडियाली, मंडियाली जो है यह पहाड़ी हिंदी के तहत आती है। और किस अपभ्रंश से निकली? तो खास अपभ्रंश से निकली है। बच्चों, मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।